नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के हमारे 9th चैप्टर, जिसका टाइटल है शासक और इतिवृत्त मुग़ल दरबार, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। देखिए 3 पार्ट हम पहले कर चुके हैं इसके, ये आज हमारा 4th पार्ट है इस वीडियो का। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात की थी मुग़ल दरबार के बारे में। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं और हम बात करेंगे मुग़लों का जो शाही परिवार था उसके बारे में। हरम शब्द का प्रयोग प्राय मुग़लों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए होता था। देखिए मुग़ल जो शासक था उसका परिवार जहाँ पर रहता था उसको बोलते थे, उस जगह को बोलते थे ये लोग हरम। हरम एक फ़ारसी शब्द है जिसका मतलब होता है एक पवित्र स्थान। तो ये अपना जो रहने का, जो अपने परिवार की जो जगह थी, जो स्थान था, उसको ये बहुत पवित्र मानते थे। इसलिए इन लोगों ने जो है हरम शब्द का प्रयोग उस जगह के लिए किया है। यह शब्द फारसी से निकला है जिसका तात्पर्य होता है पवित्र स्थान। मुग़ल परिवार के बादशाह की पत्नियां, उसके नज़दीकी दूर के रिश्तेदार, माता, सौतेली, उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी, बच्चे और गुलाम रहते थे। देखिए इस जगह पर कितने सारे लोग रहते थे। ये नहीं है कि सिर्फ जो बादशाह है और उसका परिवार जो है, उसकी बीवी बच्चे हैं, बल्कि उसके जो भी नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उसके दूर के रिश्तेदार हैं, उसके गुलाम हैं, उसके नौकर हैं, वे सारे जो है हरम में रहते थे। बहुविवाह प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्गों में व्याप्त रूप से प्रचलित थी। देखिए बहुविवाह प्रथा का मतलब क्या होता है कि एक से अधिक पत्नियां रखना। और जो मुग़ल शासक थे वो बहुत सारी जो है उनकी बीवियां होती थी। एक एक राजा है जो है वो कई कई रानियों को रखता था। बहुत सारी स्त्रियों के साथ जो है वो विवाह संबंध उसके होते थे। तो ये सारे जो है इनकी बीवियां, इनकी रानियां, ये सारे लोग कहाँ रहते थे? हरम में। राजपूत कुलों व मुग़लों दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने व मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका था। देखिए जो मुग़ल थे उन्होंने जो है राजपूतों के साथ भी वैवाहिक संबंध बनाए, मतलब उनके साथ, उनकी जो लड़कियां थी राजपूतों की, उनके साथ भी इन्होंने विवाह किया। और हमने देखा था कि जो अकबर है उसने एक राजपूत राजा भारमल जो थे उसकी पुत्री के साथ, जोधा जो थी, उनके साथ विवाह किया था। विवाह में पुत्री को भेंट स्वरूप दिए जाने के साथ साथ प्राय क्षेत्र भी, देखिए जो भी राजपूत राजाओं के साथ जब मुग़ल विवाह करते थे तो वो सिर्फ भेंट के रूप में जो उपहार देते थे या जो पैसा और बहुत सारी और वस्तुएं देते थे, उनके साथ साथ और क्या देते थे? वो अपने जो क्षेत्र होते थे, उनके द्वारा जो विजित क्षेत्र थे, वो भी जो है मुग़लों को वो दहेज के रूप में, आप जैसे कह सकते हैं कि वो देते थे। इससे विभिन्न शासक वर्गों के बीच पदानुक्रमिक संबंधों की निरंतरता सुनिश्चित हो जाती थी। इससे क्या होता था कि भाई वो क्षेत्र दे रहे हैं तो अब जो है वो सारा, किसी ने जो है विवाह किया अपनी पुत्री का राजपूत ने मुग़लों के साथ और जो उसका क्षेत्र दे दिया तो उनका एक पदानुक्रम बन जाता था कि भाई इस क्षेत्र पर, यहाँ पर जो है मुग़लों का ही अब राज्य है। इस तरह के विवाह और उनके फलस्वरूप संबंधों के कारण ही मुग़ल बंधुता के एक व्यापक तंत्र का निर्माण कर सके। देखिए बंधुता का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी के साथ मेल मिलाप से, प्रेम से जब रिश्ते बनाते हैं उसको बोलते हैं बंधुता का रिश्ता। तो इस तरह से जो मुग़ल थे उन्होंने जो राजपूतों के साथ भी जो है इस तरह के बंधुता के रिश्ते बनाए थे, वैवाहिक संबंध उनके साथ स्थापित किए थे। मुग़ल परिवार में, शाही परिवार में आने वाली स्त्रियों, देखिए बेगमों और अन्य स्त्रियों अगहा जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था, में अंतर रखा जाता था। अब क्या होता था कि भाई इनकी जो रानियां हैं, बीवियां हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि जो भी मुग़ल शासक है उसकी जो रानी है वो सारी की सारी जो है किसी न किसी उच्च कुल से, शाही कुल से संबंधित रखती हो। कभी कभी ये भी होता था कि भाई राजा किसी क्षेत्र में गया है और वहाँ पर उसको कोई स्त्री जो है, कोई महिला है, पसंद आ गई, चाहे बेशक से वो उच्च परिवार की ना हो, वो उसके साथ, उसको अपने साथ ले आता था, उसके साथ विवाह कर लेता था। क्योंकि राजा जो है बहुत सारी बीवियाँ, रानियाँ रखता था। तो उनमें लेकिन फ़र्क होता था। जो उच्च कुल की जो स्त्रियां हैं उनको वो बेगम कहते थे, और जो अन्य स्त्रियां जो लाते थे उनको क्या कहा जाता था? आघा या आगाचा। तो इनके बीच भी जो है अंतर रखा जाता था। मतलब जो उच्च कुल से संबंधित जो रानी है उसको ज़्यादा सम्मान दिया जाता था और जो आगा होती थी उसको जो है कम सम्मान मिलता था। दहेज के रूप में अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तुएं देने के बाद विवाह करके आई बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से अगाहों की तुलना में ऊंचा दर्जा और सम्मान मिलता था।
देखिए जो उच्च कुल से अगर कोई स्त्री आई है, कोई दूसरे किसी क्षेत्र के राजा की अगर बेटी है, उसके साथ जो है जो मुग़ल शासक है उसने विवाह किया, तो वो बहुत सारा जो है दहेज भी लेके आती थी, बहुत सारी धन संपदा। जैसे अगर राजपूतों के साथ विवाह किया तो राजपूत जो है उपहारों के साथ साथ अपने जो है विजित क्षेत्र होते थे, उनके नियंत्रण में जो कुछ जगह आती थी वो भी जो है मुग़लों को दे देते थे। तो इस तरह से उनको जो है ऊंचा, ऑफकोर्स उनको ऊंचा दर्जा दिया जाएगा कि भाई वो ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा दहेज लेकर आई है। तो जो आगा होती थी वो जो है इस तरह के जो है ज़्यादा भेंट और सम्मान, उसको जो उपहार है वो नहीं लाती थी, तो उसको सम्मान भी कम मिलता था। यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से ही 4 पत्नियां ना हो तो आगा और अगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि मान लो राजा जो है वो खुश है, उसका जो पति है, तो अगर उसके पास जो है बेगम नहीं है तो वो क्या करता था, जो थोड़ी सी नीचे दर्जे की जो उसकी स्त्री आती थी, जिसको आगा अगाचा बोलते थे, वो उसको भी जो है बेगम का जो है दर्जा दे देता था। पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिला और पुरुष गुलाम होते थे। अब जो है उस हरम में जो है पत्नियां तो होती ही थी, और कौन होता था, उसके परिवार में बहुत सारी और महिला होती थी जो वहाँ पर जो उसकी रानियां हैं उनकी देख रेख करती हैं, उनके कामकाज करती हैं, और गुलाम भी होते थे। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही होते थे। वह साधारण से साधारण कार्य से लेकर कौशल, निपुणता और बुद्धिमत्ता के अलग अलग कार्यों का संपादन करते थे। अब जो ये इन्होंने गुलाम रखे वो छोटे छोटे कार्यों से लेकर उनकी रोज़मर्रा के जो डेली रूटीन होता है उससे लेकर के, और जो बुद्धिमत्ता कौशलपूर्ण जो कार्य होते थे वो सारे जो है ये गुलाम देखते थे। नूरजहाँ के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था। देखिए जो नूरजहाँ थी वो कौन थी? नूरजहाँ थी जहांगीर की पत्नी, यानी अकबर का पुत्र था जहांगीर सलीम, उसकी पत्नी थी नूरजहाँ। तो उसके बाद एक प्रथा चल गई थी इन लोगों में कि वहाँ की जो रानियाँ होती थी, जो राजकुमारियाँ होती थी, उन्होंने जो वित्तीय स्रोत होते थे, मतलब अपना धन पर भी जो है अपना नियंत्रण रखना उन रानियों ने शुरू कर दिया था। इससे पहले जो है पुरुष हैं उनका ही ज़्यादा नियंत्रण होता था, लेकिन नूरजहाँ के बाद जो है स्त्रियों ने भी अपना वित्तीय जो है नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया था। अब शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय प्राप्त होती थी। देखिए मुगल साम्राज्य में जो मनसबदार होते थे, जिसके पास बहुत सारी जो संख्या में घोड़े होते थे, वो सेना के काम आते थे, तो उनको मनसबदार बोलते थे। तो उनको वार्षिक आय मिलती थी राजा की तरफ से। तो जो शाहजहाँ की पुत्रियाँ थी जहाँ आरा और रोशन आरा, उनको भी इस तरह का जो वेतन था वो दिया जाता था। मतलब ये है कि भाई उनकी भी एक वित्तीय उनका जो है नियंत्रण, जो लेडीज़ थी, जो मुग़ल साम्राज्य की जो रानियाँ या राजकुमारियाँ थी, उन्होंने अपना नियंत्रण वहाँ पर पैसों पर भी रखना शुरू कर दिया था। इसके अतिरिक्त जहाँ आरा को सूरत के बंदरगाह नगर, जो कि विदेशी व्यापार का लाभप्रद केंद्र था, से राजस्व प्राप्त होता था। देखिए जो जहाँ आरा थी शाहजहाँ की बेटी, उसको जो सूरत बंदरगाह है, सूरत बंदरगाह का है हमारा गुजरात में, वो जो है एक जो है समुद्र तटीय इलाका है, जिससे है अरब प्रदेशों में, यूरोपीय देशों में खूब जो है व्यापार होता है उस बंदरगाह से। उस समय में उसकी जो है ख़ास इम्पोर्टेंस थी। तो वहाँ से वो जो है टैक्स, राजस्व मतलब जो टैक्स मिलता था, वो भी जो है जहाँ आरा को दिया जाता था। मतलब उस बंदरगाह पर भी जहाँ आरा का नियंत्रण था। संसाधनों पर नियंत्रण में मुगल परिवारों में महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों में बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया था। अब जो महिलाएं थी उनको जो है इमारतों का, बागों का निर्माण का जो अधिकार है वो भी मिल गया था। जो जहाँ आरा को नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली में जब जो नई राजधानी बनाई थी शाहजहाँ ने, तो कई वास्तुकला और कलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। जो जहाँ आरा थी शाहजहाँ की पुत्री, उसने जो है यहाँ पर कई जो वास्तुकला और कलात्मक जो परियोजनाएं थी शाहजहाँ के शासनकाल में, उसमें जो है जहाँ आरा ने हिस्सा लिया था। गुलबदन बेगम द्वारा लिखे गए एक रोचक पुस्तक हुमायूं नामा, देखिए गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन। तो उसने जो है एक रोचक पुस्तक लिखी थी, वो क्या थी? हुमायूं नामा। से हमें मुग़लों की घरेलू दुनिया की झलक मिलती थी। देखिए उसने जो हुमायूं नामा लिखा, उसमें जो है जो भी गुलबदन बेगम ने जो लिखा है,
उससे उनकी घरेलू दुनिया की झलक मिली कि भाई उनका परिवार किस तरह से होता था, किस तरह से वो परिवार में जो है वो कार्य करते थे। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन और अकबर की चाची थी। बाबर की वो पुत्री थी, हुमायूं की वो बहन थी। क्यों? क्योंकि हुमायूं बाबर का ही पुत्र था, तो वो दोनों भाई बहन थे। और अकबर की वो चाची थी। देखिए, हुमायूं का पुत्र अकबर था, तो वो उसकी चाची कैसे हुई? क्योंकि ये जो मुस्लिम होते थे, ये जो है इनके बीच में जो है आपसी परिवारों में भी जो है विवाह संबंध हो जाते थे, तो इस तरह से वो उसकी चाची थी। गुलबदन तुर्की में धारा प्रवाह में लिख सकती थी। देखिए, जो उसने पुस्तक भी लिखी, तो जो तुर्की भाषा में जो है गुलबदन, धारा प्रवाह का मतलब होता है कि उसकी जो है लिखने पर पूरी तुर्की में कमांड थी, वो बहुत अच्छे से जो है तुर्की में लिख सकती थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया, देखिए अकबर का जो शासन का इतिहास था वो क्या था? अबुल फजल ने किसकी रचना की थी? अकबरनामा की। जब उसने उसको नियुक्त किया तो उसने अपनी चाची से यानी गुलबदन बेगम से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया। तो अकबर ने जो है गुलबदन बेगम को कहा कि आप जो बाबर और हुमायूं का जो शासन काल रहा है उसके संस्मरण, मतलब जो है पहले उन्होंने अपने पुरखों से जो बातें सुनी है अपने साम्राज्य के बारे में, या फिर जो उन्होंने देखा है उनके सामने, उनको लिपिबद्ध करने का आग्रह किया कि भाई आप जो है लिख के दो, एक खाका तैयार करो। फिर जो है अबुल फजल जो है वो अकबरनामा में इन सब का वर्णन करेगा। तो अबुल फजल उनका जो है लाभ उठाकर जो है अपनी पुस्तक को पूरा कर सकता था। अब हम देखते हैं शाही नौकरशाही भर्ती की प्रक्रिया तथा पद। देखिए, शाही नौकरशाही का मतलब क्या है कि जो मुग़ल दरबार था उसमें नौकरों का भी बहुत महत्व है कि किस तरह से उनकी जो है भर्ती की जाती थी, क्या क्या पद उनको दिए जाते थे। मुग़ल बादशाह इतिहास विशेषकर अकबरनामा में साम्राज्य की ऐसी कल्पना दी जिसमें क्रिया और सत्ता लगभग पूरी तरह से एकमात्र बादशाह में निहित थी। देखिए, जो भी अकबरनामा लिखा गया उसमें क्या दिखाया गया है कि जो भी पूरी सत्ता है वो किस में निहित है? राजा में। क्यों? क्योंकि राजा को जो है सर्वोच्च माना गया है, शक्तिशाली माना गया है, जबकि शेष राज्य को बादशाह के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। बाकी राज्य को क्या दिखाया गया है कि भाई जो भी क्रियाएं राज्य में हो रही है वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ जो है शासक के आदेशों का पालन कर रहे हैं, बाकी सारे लोग, सर्वोच्च जो है वो राजा है। किंतु मुगल साम्राज्य के तंत्र के बारे में इतिहास से प्राप्त जानकारी को हम ध्यान से देखें तो हम उन तरीकों को समझ सकते हैं कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाओं पर आधारित चाहे संगठन प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में सक्षम हुआ। तो ये है कि देखिए, राजा को तो सर्वोच्चशाली माना ही गया है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं थी, अलग अलग संगठन यहाँ पर बने हुए थे जो भी अपने कार्य को जो है भली भांति रूप से कर रहे थे। मुगल राज्य एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था। एक महत्वपूर्ण स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है एक मजबूत आधार किसी भी साम्राज्य का। वो क्या थे? इसके अधिकारियों का दल, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग कहते हैं। और इस दल को क्या कहा जाता था? अभिजात वर्ग। अभिजात का मतलब होता है अमीर, श्रेष्ठ। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न जातीय और धार्मिक समूह से होती थी। अब जो ये अभिजात होते थे दरबार में, इनकी भर्ती किस तरीके से होती थी कि भाई ये नहीं है कि ये सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, इस्लाम को मानने वाले होंगे। ये जो है अलग अलग धर्मों के लोग होते थे और अलग अलग जातियों के भी लोग होते थे। इससे यह सुनिश्चित होता था कि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो कि राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। लेकिन एक खास बात जो है ये ध्यान रखता था राजा, वो क्या थी? जब भी ये अधिकारी दल का जब वो गठन करता था अभिजात वर्ग के, तो राजा इस बात का ध्यान रखता था कि कोई भी दल इतना बड़ा ना हो जाए कि भाई, क्योंकि वो शक्तिशाली तो होगा ही वो वर्ग, कि भाई वो राजा की सत्ता कोई चुनौती ना दे, वो राजा के खिलाफ ही विद्रोह ना कर बैठे। तो इतना बड़ी जो है उसकी जो है संख्या नहीं होती थी, कम लोग होते थे उसके दल में। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया है। अब ये जो अधिकारी वर्ग है इसको किस रूप में दिखाया गया? गुलदस्ते। गुलदस्ते का मतलब क्या होता है? जहाँ बहुत सारे फूल जो है एक साथ रहते हैं मिलकर, क्योंकि एक फूल अगर कहीं पर रखा है तो हम उसको गुलदस्ता नहीं कह सकते। बहुत सारे फूलों को जब इकट्ठा करके हम रखते हैं तो हम उसको जो है गुलदस्ते के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से जो अधिकारी वर्ग था जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ होते थे, उसको एक गुलदस्ते के रूप में इन्होंने दिखाया,
जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए थे। जैसे गुलदस्ता है, उसमें सारे फूल जो है वो एक साथ रहते हैं। तो इसी तरह से ये दिखाया गया है कि जो भी अधिकारी वर्ग था दरबार में, वो जो है राजा के प्रति वफादार होते थे और एक साथ वो रहते थे। 1560 से आगे भारतीय मूल के दो समूहों, राजपूतों व भारतीय मुसलमानों ने सेवा में प्रवेश किया। देखिए 1560 के बाद जो मुगल साम्राज्य था उसमें दो समूह और आ गए। एक तो राजपूत, हमने देखा कि राजपूतों ने इनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे, और भारत में रहने वाले जो मुसलमान थे वो भी इनके साथ शामिल हो गए थे। इनमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया अम्बेर के राजा भारमल, जिसकी पुत्री का अकबर से विवाह हुआ था। तो पहला जो राजपूत था वो कौन था? अम्बेर का जो राजा था भारमल, वो जिसकी पुत्री थी जो जोधाबाई के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उसका जो है अकबर से विवाह हुआ था। शिक्षा और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोन्नत किया जाता था। अब जो है जो शिक्षा और लेखा शास्त्र, देखिए जो मुगल साम्राज्य है उसमें जो कवि हैं, जो जो लेखन कार्य करने वाले लोग हैं, उनको एक खास इम्पोर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि जो साम्राज्य है मुगल साम्राज्य, उसका सारा इतिहास जो है बादशाहों ने लिखवाया है। तो जो हिंदू जातियों के सदस्य जो थे, इस कला में निपुण थे, लेखन कार्य में, उनको भी पदोन्नत किया जाता था, उनको भी सम्मान दिया जाता था। इसका भी एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि अकबर का एक वित्त मंत्री था टोडरमल, जो खत्री जाति का था। खत्री जाति का मतलब क्या है? वो एक हिंदू था। जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। और ये बात हो रही थी अकबर की। अब जब जहांगीर आता है, जो अकबर का पुत्र है, उसके शासन में जो ईरानी थे उनको भी जो है उच्च पद प्राप्त हुए। जहांगीर के राजनीतिक रूप में प्रभावशाली रानी नूर जहाँ रानी थी। अब जो उसकी जो वाइफ थी, उसकी बीवी जो थी जहांगीर की, जो राजनीति में बहुत सक्रिय रहती थी, वो कौन थी? वो ईरान से ही थी, वो भी ईरानी थी। औरंगजेब जो था उसने राजपूतों को जो है उच्च पदों पर नियुक्त किया। फिर भी शासन के अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छी खासी संख्या में थे। इसका मतलब क्या है कि जो औरंगजेब है उसका जो दरबार था, उसमें जो लोग थे वो राजपूत वहाँ पर जो है ऊंचे पदों पर थे, लेकिन उसमें मराठे, महाराष्ट्र के मराठे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में थे। इसका मतलब ये है कि मुगल जो थे उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को अपने दरबार में जो है स्थान दिया था। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में दो तरह की संख्या विषयक ओहदे होते थे। जात, देखिए इनके ओहदे बना दिए गए थे। एक होती थी जात। जात का मतलब क्या होता है? शाही पदानुक्रम में अधिकारी मनसबदार के पद और वेतन का सूचक था। जात का मतलब होता था कि मनसबदार जिसके पास जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में घोड़े होते थे, तो उसके पद और वेतन किससे जो है संबंधित था? उसकी जात से। और यह सवार सूचित करता था कि उसकी सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था। अब ये जात जो है यही बताती थी कि भाई किस मनसबदार को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, कितना उसका पर जो वेतन होगा वो पता चलता था उसके द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों से। जिसके पास जितनी ज़्यादा मात्रा में सेना में जो है मनसबदार जो घोड़े रखता था, उसका पद जो है वो उतना ही जो है उच्च पद माना जाता था। 17वीं शताब्दी में 1000 या इससे ऊपर वाले जात वाले मनसबदार अभिजात कहलाए। अब जिसके पास भी सेना में 1000 घोड़े हैं, जिस व्यक्ति के पास, जिस मनसबदार के पास, उसको किस श्रेणी में रखा जाता था? अभिजात। अभिजात का मतलब अमीर, श्रेष्ठ। सैन्य अभियानों में ये अभिजात अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे और प्रांतों में वे साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी कार्य करते थे। देखिए जब भी कोई सैन्य अभियान होता था, मुगलों का किसी के साथ कोई भी झगड़ा है, कोई भी आक्रमण अगर उनके ऊपर होता था, तो ये जो जात के जो लोग थे ये क्या करते थे? अपने घोड़ों के साथ जो है उनकी सेना में शामिल होकर जो है मुगलों का साथ देते थे, और वैसे वो प्रांतों में अपने साम्राज्य के जो भी अधिकारी के रूप में वो कार्य करते थे। मतलब जो है वो अपना जो उनको कार्य दिया गया था, कोई ना कोई उनके पास क्षेत्र होता था, उसकी वो देखरेख करते थे। प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारों की भर्ती करता था और उन्हें हथियारों से लैस करता था और प्रशिक्षण देता था। अब जो है सैनिक कमांडर भी होते थे इनकी सेना में, वो क्या करते थे? घुड़सवारों की भर्ती करते थे अपनी सेना में, उसको जो है हथियार देते। हथियारों से लैस का मतलब उसको बहुत ज़्यादा हथियार भी दिए जाते थे और उन हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता था कि भाई हथियारों को किस तरह से चलाना है।
घुड़सवारी फौज मुगल फौज का अपरिहार्य अंग था। अपरिहार्य का मतलब होता है जरूरी, जिसे हम छोड़ नहीं सकते। तो जो घुड़सवारी थे, घुड़सवार जो थे, वो जो है इनकी जो मुगलों की फ़ौज थी उसका जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं कि भाई इनकी सेना में जो है घुड़सवारों के बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। घुड़सवार सिपाही शाही निशाने के पार्श्व भाग में दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रखते थे। पार्श्व भाग का मतलब होता है बगल में, जैसे अपने हाथ के नीचे। तो इस तरह से जो घुड़सवार होते सिपाही होते थे, वो जो है घोड़ों जो अच्छे घोड़े होते थे उनके ऊपर अपने जैसे साम्राज्य की एक कहते हैं ना कि भाई एक छाप सी लगा दी जाती थी उनको दाग के। दागने का मतलब है क्या है कि भाई लोहे को या गर्म करके उसके ऊपर एक स्टैंप लगा देना। तो इस तरह के वो घोड़े रखते थे अपनी सेना में। निम्नतम ओहदे के अधिकारियों को छोड़कर बादशाह सभी अधिकारियों के ओहदे, पदवियों और आधिकारिक नियुक्तों के बदलाव का निरीक्षण करता था। अब जो है जो थोड़े छोटे लोग होते थे उनको छोड़कर बाकी जो भी अधिकारी थे उनको क्या ओहदा देना है, कौन सी पदवी देनी है, उनका जो है किस तरह से नियुक्ति करनी है, ये सारी चीज़ें जो है बादशाह अपनी देख रेख में ये काम करवाता था। मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले, अब जो ये घोड़े रखने की जो प्रथा थी, जात वाले जो वो है कि भाई मनसब प्रथा जिसे कहते थे, उसकी शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य मुरीद की तरह मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए थे। देखिए जो अकबर था उसने जो अभिजात वर्ग के श्रेष्ठ जो अमीर लोग थे उनके जो कुछ शिष्य उन्होंने माने, शिष्य मतलब मुरीद, तो उनके साथ उन्होंने आध्यात्मिक रिश्ते बना लिए थे। अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति, धन और उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया थी। अब जो ये उच्च अभिजात वर्ग के जो ये अमीर वर्ग के जो लोग हैं वो अगर शाही सेवा कर रहे हैं, मतलब राजा की सेवा कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनका मकसद क्या था कि भाई वो शक्ति प्राप्त करने चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं और राज्य में एक उच्च प्रतिष्ठा मतलब एक सम्मान वो पाना चाहते थे। इसलिए वो जो है शाही सेवा यानी राजा की सेवा में तत्पर रहते थे। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के जरिए या याचिका देता था जो बादशाह के सामने प्रस्तुत करता था और याचिकाकर्ता को योग्य माना जाता था तो उसे मंच प्रदान किया जाता था। अब मान लो अभिजात वर्ग का कोई व्यक्ति है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए याचिका लेकर आया है, वो अब राजा के सामने जो है निवेदन करता है कि कोई व्यक्ति जो है आपकी सेवा में हाजिर होना चाहता है। तो वो जो है राजा को अगर सही लगता था, वो उसको योग्य मानता था, तो उसे मंच प्रदान मतलब कि उसको जो है अपने राज्य में वो आने की जो है अनुमति दे देता था। मीर बख्शी उच्चतम वेतनदाता खुले दरबार में बादशाह के दाएं और खड़ा होता था तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था, जबकि उसका कार्यकाल उसकी मोहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह के हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। अब मीर बख्शी के बारे में बताया गया है कि वो क्या करता था, उसको जो है दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान जो है उसको मिला हुआ था। वो दरबार में राजा के दाईं ओर खड़ा होता था। दाईं ओर खड़े होने का मतलब क्या है कि वो राजा के लिए बहुत खास है। वो ये सारी चीज़ें देखता था कि किसको जो है दरबार में नियुक्ति देनी है, किसको पदोन्नति देनी है, उसके ऊपर वो मोहर लगाता था, हस्ताक्षर करवाता था राजा से और आदेश निकलवाता था किस किस व्यक्ति को किस किस तरह से नियुक्त करना है और पदोन्नति देनी है। केंद्र में दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्री होते थे, दीवान आला वित्त मंत्री, सुदूर अनुदान का मंत्री। देखिए इसके दो मंत्री होते थे दरबार में, एक होता था दीवान आला, वो क्या करता था, वित्त मंत्री जो उसके पैसों की जो का कार्यभार संभालता था, और उस सुदूर किसको कहा जाता था, अनुदान का मंत्री, मतलब किसको भेंट देनी है इस तरह से। और स्थानीय न्यायाधीशों अथवा कार्यों की नियुक्तियों का प्रभारी। और यही लोग क्या देखते थे कि जो स्थानीय न्यायाधीश होते थे, मतलब जो न्याय करते हैं राज्य में, उनके जो है कार्यों की नियुक्ति का प्रभारी कि भाई उनको क्या कार्य सौंपने हैं। अब ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठे एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करते थे, लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे। देखिए ये वित्त मंत्री, अनुदान का मंत्री और ये जो स्थानीय न्यायाधीश है, ये तीनों मिलकर जो है वैसे तो इकट्ठे होकर काम करते थे, लेकिन ये एक दूसरे से स्वतंत्र थे। एक दूसरे का जो है इनके ऊपर किसी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता था। अब हम देखते हैं सूचना तथा साम्राज्य कि भाई जो मुगल साम्राज्य था उसमें सूचनाएं कैसे एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचती थी।
सटीक तथा विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल साम्राज्य के लिए मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु था कि भाई आलेख का मतलब होता है कुछ लिखना संदेश के लिए, तो वो जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि भाई जो भी संदेश भेजना है वो सटीक हो और विस्तृत हो, कि भाई कोई गलत फहमी ना हो उसको पढ़ के। मीर बख्शी दरबारी लेखकों को क्या बोलते थे, ये वकिया नवीस के समूह का निरीक्षण करता था। इन लेखकों के समूह का निरीक्षण कौन करता था, मीर बख्शी। या लेखक को दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियों, दस्तावेजों और शासकीय आदेशों का आलेख तैयार करता था। अब मीर बख्शी जो है वो ये सारी चीज़ें देखता था कि कौन सी अर्जी देनी है, किस तरह के दस्तावेज, शासकीय आदेश हैं, वो किस तरीके से लिखवाने हैं। इसके अतिरिक्त अभिजातों और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि वकील दरबार की बैठक की तिथि और समय के साथ उच्च दरबार से समाचार शीर्षक के अंतर्गत दरबार की कार्यवाहियों का विवरण तैयार करते थे। अब जो है इसके मीर बख्शी के अलावा जो है और कौन होता था दरबार में, कि जो भी क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि थे या वकील थे, और वो क्या करते थे भाई, वो तिथियां तय करते थे कि कब जो है दरबार लगेगा, किस तरह से जो सूचनाएं हैं, क्या सूचनाएं वहाँ पर पेश की जाएंगी या सूचनाएं जो है किसी को देनी है, तो इन सारी चीज़ों का विवरण तैयार किया जाता था। अखबारात में हर तरह की सूचनाएं होती थी, जैसे दरबार में उपस्थित पदों पदवियों का दान, राजनीतिक शिष्टमंडल, ग्रहण किए गए उपहार और किसी अधिकारी के स्वास्थ्य के विषय में बादशाह द्वारा की गई। देखिए बहुत सारी जो अखबारात बोलते थे, जिनको जो सूचनाएं जहाँ पर एकत्रित की जाती थी, उसमें ये क्या करते थे, सारी डिटेल देते थे कि भाई किसको क्या पद मिला, किसको कौन सी पदवी मिली, राजनीतिक शिष्टमंडल किसने क्या उपहार ग्रहण किया, तो ये सारी चीज़ें जो है उनके अखबारात में ये पेश करते थे। समाचार, वृत्तांत और महत्वपूर्ण दस्तावेज शाही डाक के जरिए मुगल शासन के अधीन क्षेत्रों से परे एक छोर से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब समाचार वृत्तांत क्या होता है कि भाई हम एक जगह से दूसरे जगह पर सूचनाएं कैसे पहुंचा रहे, ये लोग क्या करते थे, इनके जो पहुंचाने का तरीका था संदेश, उसको बोलते थे ये शाही डाक। उसमें जो है ये एक जगह से दूसरे जगह पर संदेश भेजते थे। अब वो शाही डाक जो है वो जाती किस तरीके से थी, बांस के डिब्बे में लपेट कर रखे गए कागज को लेकर हरकार का मतलब होता है कसीद अथवा पथमार, मतलब जो रास्ते पर चलने वाला है, के दल जो है वो दिन रात दौड़ते रहते थे। दिन रात दौड़ते रहते का क्या मतलब है कि भाई बांस का एक डिब्बा होता था, उसमें जो शासक है उसने कोई संदेश लिखवाया कागज़ के ऊपर और उसके लपेट कर जो है उस बांस के डिब्बे में डालकर जो घुड़सवार जो होते थे, जो संदेशवाहक होते थे, उनको दे दिया जाता था। और वो जो है एक जगह पर दूसरी जगह पहुंचने के लिए दिन रात जो है वो चलते रहते थे, ताकि जल्दी से जल्दी सूचनाएं दूसरी जगह पर पहुंचाए जा सके। काफ़ी दूर स्थित प्रांतीय राजधानियों में भी वृत्तांत बादशाह के कुछ ही दिनों में मिल जाया करते थे। बहुत दूर दूर से भी जो संदेश है वो जो राजा था उसको बहुत जल्दी मिल जाते थे, क्योंकि दिन रात वो घुड़सवार जो है वो चलते रहते थे। राजधानी के बाहर तैनात अभिजातों के प्रतिनिधि अथवा राजपूत राजकुमार अधीनस्थ शासक बड़े मनोयोग से इन घोषणाओं की नकल तैयार करते थे। अब जो है राजधानी के बाद जो भी अमीर रह रहे हैं, जो राजपूत राजकुमार है, वो भी इनकी नकल तैयार करते थे कि भाई किस तरह से जो है शासक है वो कितनी जल्दी अपनी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहा है। वह संदेशवाहक के जरिए वो भी अपनी टिप्पणियाँ अपने स्वामी के पास भेज देते थे। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य आश्चर्यजनक से तीव्र सूचना तंत्र, मतलब यह है कि सार्वजनिक सूचना अगर कहीं पर भी किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर अगर सूचना देनी है, तो ये जो पूरा साम्राज्य था वो तीव्र सूचना तंत्र, मतलब बहुत ही जल्दी जो है अपनी सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में ये लोग सक्षम थे। अब है केंद्र के परे प्रांतीय शासन। केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों सूबों में दोहराया गया था। देखिए जो भी इनका कार्य विभाजन होता था वो सूबों पर आधारित था, अलग अलग क्षेत्रों को सूबों में बांटा गया था। यहाँ भी केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ होते थे। अब यहाँ भी जो है मंत्र, जैसे केंद्र में दरबार में जो मंत्री होते हैं, वहाँ पर भी जो है सूबों में क्या होते थे, दीवान, बख्शी और सदर उनको बोलते थे, जो सूबों का जो है कामकाज देखते थे। जो प्रांतीय शासन का प्रमुख होता था, छोटे
जो क्षेत्र है उसका प्रमुख जो होता था उसको बोलते थे गवर्नर यानी सूबेदार, जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट, कि भाई उसके क्षेत्र में क्या हो रहा है, वो सूबों में क्या हो रहा है, वो सारी रिपोर्ट कौन देता था? गवर्नर यानी सूबेदार। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था, मतलब छोटे छोटे भागों में जो है सूबा बटा होता था। अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। मतलब ये है कि जो भी सरकार, जो छोटी छोटी सरकारों में जो वो हिस्सा बटा हुआ है, तो जो फौजदार होते थे वो क्या करते थे? उन सीमाओं से मेल खाती थी। मतलब अलग अलग क्षेत्रों, एक क्षेत्र जो है दूसरे क्षेत्र से किसी न किसी तरह से मिला होता था। इन इलाकों में फौजदारों के विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। अब जो ये इलाके होते थे इसमें फौजदार के जो फौजदार था वो घुड़सवार फौज रखता था, तोपचियों को अपने साथ रखता था कि भाई किसी भी तरह से कोई भी बाह्य आक्रमण उन इलाकों में ना कर सके। शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी होते थे। जिस तरह से राज दरबार में ये सारे लोग होते थे, उसी तरह इन छोटे सूबों में भी ये सारे पद होते थे कि भाई लिपिक हैं जो लिखने का काम कर रहे हैं, लेखा परीक्षक जो भी लेखन कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए, और संदेशवाहक जो एक जगह से दूसरे जगह पर जो है सूचना भेजते हैं। तो ये सारे कर्मचारी हमें जो है सूबों में देखने को मिलते थे। ये तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी होते थे, मतलब जो भी थे कि भाई अपने अपने काम को जो है ये अच्छे से कर सकते थे। ये मानकीकृत नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते थे। अब जो ये लोग काम करते थे, चाहे वो लेखाकार है, लेखा परीक्षक है, संदेशवाहक है, इनके लिए कुछ नियम बनाए गए थे और उन नियमों के अनुसार ये सब लोग अपना अपना काम करते थे। मुगल इतिहासकारों ने प्राय बादशाह और उसके दरबार को ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित किया है। देखिए, जो मुगल इतिहासकारों ने जो भी मुगलों के इतिहास के बारे में लिखा है उससे हमें क्या पता लगा है कि जो बादशाह होता था वो जो है पूरे साम्राज्य पर उसका नियंत्रण होता है। वो बड़े से बड़े जो है क्षेत्र से लेकर छोटे से छोटे गांव तक उसका अपना नियंत्रण होता था और पूरे प्रशासनिक कार्यों को वो अपनी देख रेख में करवाता था। चाहे वो बेशक से अपने अधिकारियों को नियुक्त करके उनके थ्रू वो काम करवाता था, लेकिन वो उनका पूरा निरीक्षण करता रहता था। वे सब लोग जो है रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते थे? चाहे किसी सूबे का गवर्नर है, सूबेदार है, वो सब लोग जो है अपने प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट बादशाह को ही प्रस्तुत करते थे, जिससे बादशाह को सब पता होता था कि भाई उसके राज्य में क्या चल रहा है। स्थानीय जमींदारों और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच संबंध संसाधनों के बंटवारे को लेकर संघर्ष का रूप ले लेते थे। अब यह है कि जो स्थानीय जमींदार होते थे किसी क्षेत्र के और जो मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधि होते थे, कभी कभी उनके बीच जो है टकराव भी हो जाता था। स्थानीय संसाधन जो होते थे, यानी वहाँ पर जो है स्थानीय संसाधन का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, चाहे कहीं पर कोई पहाड़ हो, चट्टान हो, कहीं पर कहीं कुछ खनिज पदार्थ मिलता है, यहाँ पर किसी क्षेत्र में जो है खेती का कार्य अच्छा होता है। तो जो भी संसाधन होते थे उनको लेकर आपस में इन लोगों के बीच कभी कभी टकराव भी हो जाता था। जमींदार राज्य के खिलाफ किसानों का समर्थन संगठित करने में सफल हो जाते थे, लेकिन जो जमींदार थे वहाँ पर रहने वाले उनको जो है किसानों का समर्थन मिल जाता था। सीमाओं के इतिवृत्तों के लेखकों ने मुगल बादशाहों द्वारा धारण की गई गुंजायमान पदवियों को सूचीबद्ध किया है। देखिए, जो लेखकों ने इतिवृत्त, जो इतिहास लिखा है मुगल बादशाहों का, उनमें जो पदवियाँ थी उनको सूचीबद्ध किया गया। इसके अंतर्गत देखिए, जो शहंशाह नाम की जो पदवी थी वो किसके लिए दी जाती थी? कि जो शहंशाह अगर की पदवी अगर किसी को मिली है तो इसका मतलब है कि वो राजाओं का भी राजा है। कुछ सामान्य पदवियाँ थी, जैसे जहांगीर के लिए क्या कहा? जहांगीर। कुछ सामान्य पदवियाँ थी, लेकिन जहांगीर जो थी, देखिए जहांगीर की पदवी किसको मिली थी? सलीम को। तो जहांगीर का मतलब होता है कि विश्व पर, जहां मतलब पूरे संसार को, गिर मतलब जीतने वाला, कि पूरे विश्व पर जिसने कब्जा कर लिया हो। और शाहजहाँ, शाहजहाँ का मतलब की पदवी जो थी उसका मतलब क्या था? विश्व का राजा। तो इस तरह से अलग अलग पदवियाँ जो थी मुगल साम्राज्य के शासकों को मिली थी। मुगल बादशाहों के क्षेत्रीय राजनीतिक नियंत्रण के दावे को दोहराने के लिए इतिहासकार प्राय इन पदवियों और अनेक अर्थों का हवाला देते थे।
तो भी जो राज्य के नियंत्रण होता था मुग़ल साम्राज्य का, उनके बारे में जो भी इतिहासकार हैं उन्होंने इन पदवियों का जो है खूब लेखा जोखा किया है। अब हम देखते हैं सफ़ावी और कंधार। मुग़ल राजाओं तथा ईरान व तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक रिश्ते अफ़गानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से पृथक करने वाले हिंदुकुश पर्वत द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर थे। देखिए, जो भी मुग़ल राजा थे उनके जो पड़ोसी जो देशों के साथ संबंध थे वो ईरान तुरान जो थे, ईरान तुरान जो है इनके मुग़लों के जो है पड़ोसी देश थे। अफ़गानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से जब अलग करना था तो सबसे महत्वपूर्ण जगह जो थी वो कौन सी थी? हिंदुकुश पर्वत। ईरानी और तुरानियों से आक्रमणों से अगर रक्षा करनी है तो हिंदुकुश पर्वत पर अपना नियंत्रण जरूरी था उन मुग़लों के लिए, ताकि जो ईरानी और तुरानी है वो इनके शासन पर अधिकार ना कर सकें, आक्रमण ना कर सकें। जो हिंदुकुश पर्वतमाला है वो भारत से लेकर नेपाल, बांग्लादेश, इधर तक जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस सारे एरिया में जो है ये पर्वतमाला फैली हुई है। और ये जो है बाहरी शक्तियों के आक्रमण से जो है भारत की रक्षा करती थी। भारतीय उपमहाद्वीप में आने के इच्छुक सभी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदुकुश को पार करना होता था। अगर किसी बाहरी शक्ति को इधर से आना है उत्तर पश्चिम से, तो उसको क्या करना पड़ेगा? हिंदुकुश पर्वत को पार करना पड़ेगा। मुग़ल नीति की यह का निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियों, विशेषकर काबुल, कंधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे को बचाया जा सके। अब जो मुग़ल थे उनकी जो नीति थी वो यही थी कि अगर अपना सामरिक महत्व रखना है, अपने साम्राज्य को कायम रखना है, तो काबुल कहाँ है? देखिए, काबुल है अफ़गानिस्तान की राजधानी। तो उस एरिया पर ये लोग अपना नियंत्रण रखते थे ताकि कोई भी हिंदुकुश पर्वत को पार करके जो है इधर ना आ सके। कंधार क्या थी? कंधार जो है सफ़ावियों और मुग़लों के बीच झगड़े की जड़ थी। देखिए, सफ़ावी कहाँ के शासक थे? ईरान के। तो कंधार को लेकर जो है इन मुग़लों के बीच और सफ़ावियों के बीच जो है झगड़ा होता रहता था। यह किला पहले, देखिए, जो कंधार का जो किला था वो पहले हुमायूं के अधिकार में था, लेकिन बाद बीच में वो किसके अधिकार में आ गया था? सफ़ावियों के, ईरान के शासकों के। लेकिन 1595 में अकबर ने उसको फिर जीत लिया था। यद्यपि सफ़ावी दरबार में मुग़लों ने इससे संबंध बनाए रखे, फिर भी वह कंधार पर दावा करते रहते थे। वैसे तो क्या थे कि जो सफ़ावी थे ईरान के शासक, वो मुग़लों के साथ संबंध बनाए रखते थे, लेकिन फिर भी कंधार को लेकर जो है वो अपना दावा करते रहते थे कि जो कंधार है वो जो ईरान का जो है वो ईरान के कब्जे में होना चाहिए, उसके ऊपर उनका अधिकार है। 1613 में जहांगीर के दरबार में कंधार को मुग़ल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए दूत भेजा गया, लेकिन यह शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। देखिए, जब जहांगीर का शासनकाल चल रहा था 1613 में, तो ईरानियों ने एक शिष्टमंडल भेजा, मतलब कुछ लोग भेजे दूत के रूप में, और ये कहा कि भाई जो कंधार है उसको जो है सफ़ावियों को दे दिया जाए, लेकिन वो अपने उद्देश्य में जो है सफल नहीं हुए। 1622 की शीत ऋतु में एक फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया। एक मिनट, ये सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि जो कंधार था वो जो है 1613 में किसके कब्जे में था? मुग़लों के। तो वो ईरान के नहीं, मैंने गलती से ईरान बोल दिया। तो जो एक शिष्टमंडल भेजा गया, उन्होंने कहा कि भाई जहांगीर के दरबार में वे लोग आए कि भाई जो कंधार है वो मुग़ल अधिकार में रहे, लेकिन वो जो है अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। 1622 में फिर क्या हुआ कि शीत ऋतु में एक फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया। मुग़ल रक्षक सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी, वह पराजित हुई और उसने जो किला व जो नगर था वो सफ़ाइयों को सौंपना पड़ा। देखिए, 1622 में शीत ऋतु मतलब सर्दी की ऋतु थी। जो फारसी सेना थी, फारसी का मतलब क्या है? फारसी था कि जो ईरान और ईरान के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले जो भी क्षेत्र थे उनको बोला जाता था फारसी। तो जो ये फारसी सेना थी उसने कंधार पर घेरा डाल दिया। अब मुग़ल इसके लिए तैयार नहीं थे कि वही इस तरह से वे लोग सफ़ावी जो हैं आक्रमण कर सकते हैं। वो जो है सफ़ावियों से हार गए और ये कंधार का किला जो है किसके नियंत्रण में चला गया?
फारसियों के, ईरानियों के या सफावियों के। अब हम देखते हैं ऑटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। ऑटोमन साम्राज्य के साथ अब जो तुर्क के आसपास का जो एरिया है, जो ऑटोमन साम्राज्य है, उसके ऊपर भी जो है मुगलों के उनके साथ भी जो है मुगलों के संबंध थे। ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध इस हिसाब से बनाए कि वे ऑटोमन में नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों व तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को जो है बरकरार रख सकें। देखिए, ऑटोमन जो साम्राज्य था उसके साथ भी मुगलों ने संबंध बनाए कि भाई जो तीर्थ यात्राएँ होती है, जो मक्का मदीना जो इस्लाम के जो लोग जाते हैं, तो ये सारी यात्राएं हैं जो ये बिना किसी जो है प्रॉब्लम के हो सके, तो वो उनके साथ अच्छे रिश्ते रखते थे। ये हिजाज अर्थात ऑटोमन अब अरब के उन हिस्सों के लिए विशेष रूप से सत्य था जहाँ मक्का मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित थे। भाई ये इनका जो है मकसद यही था अच्छे रिश्ते बनाने का, कि ताकि जो लोग अपनी तीर्थ यात्रा करते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, उन्हें किसी तरह की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। इस चित्र के साथ संबंधों में मुगल बादशाह आमतौर पर धर्म और वाणिज्य के मुद्दों को मिलाने की कोशिश करता है। जो इस तरह के जो रिश्ते इन्होंने बनाए, उसमें जो मुगल बादशाह था वो धर्म और वाणिज्य, मतलब धर्म को भी वो महत्व देता था और व्यापार को भी, तो इन दोनों चीज़ों को वो एक साथ लेकर चलता था। अब लाल सागर से बंदरगाह अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देता था और इनकी बिक्री से अर्जित आय को इस इलाके में धर्म स्थलों व फकीरों को दान में बांट देता था। अब जो शासक था वो क्या करता था, उसकी जो धर्म की नीति क्या थी कि भाई वो निर्यात कर रहा है बहुमूल्य वस्तुओं का। बंदरगाह जो थी, जो ऑटोमन साम्राज्य में अदन और मोखा, वहाँ से वो निर्यात करता था। उनकी बिक्री से जो भी आय होती थी ना, उसको वो धर्म स्थलों पर, तीर्थ यात्राएं होती थी उनके ऊपर, फकीरों में वो बांट देता था। हालांकि औरंगजेब जब अरब भेजे जाने वाले धन का दुरुपयोग का पता चला तो उसने भारत में उसके वितरण का समर्थन किया। लेकिन जब औरंगजेब का शासनकाल आया, जब उसको पता लगा कि भाई इस तरह से जो मुगल शासक है वो जो है इन तीर्थ यात्राओं पर इतना पैसा खर्च कर रहा है, इतना दान दे रहा है, तो उसको ये दुरुपयोग लगा और उसको लगा कि भाई इस पैसे को जो है भारत में ही लगाया जाना चाहिए, ना कि जो है ऑटोमन साम्राज्य, ईरान, इराक, यहाँ पर जो ये मक्का मदीना जो है इतना पैसा हम लोग देते हैं, इस वहाँ देने के बजाय ये पैसा जो है भारत में ही लगाया जाना चाहिए। क्योंकि उसका मानना था कि यह भी ईश्वर का घर है, जैसा कि मक्का। भाई मक्का को ये लोग क्या मानते हैं, इस्लाम के को मानने वाले लोग, कि भाई मक्का की तीर्थ यात्रा इसलिए करते हैं कि वो इसे ईश्वर का घर मानते हैं। लेकिन औरंगजेब ने कहा कि भारत भी वैसी ही जगह है और ये भी ईश्वर का जो है घर है। अब आता है मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक। जो मुगल दरबार था उसमें जेसुइट का मतलब क्या है, ईसाई, तो वे धर्म प्रचारक भी आए। यूरोप को भारत में के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचार को यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिकों के विवरण से प्राप्त हुई। अब जो यूरोप था उसको भारत के बारे में जानकारी जो है कहाँ से मिली, जो जेसुइट, जो ईसाई धर्म प्रचारक यहाँ पर आए थे, जो यात्री आए थे या फिर जो व्यापार करने के लिए जो लोग आए थे, उनके जो विवरण है उनसे जो है भारत के बारे में यूरोपियों को जानकारी मिली। और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है यूरोपी यहाँ पर आए, ब्रिटिश कंपनी आई और उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट सबसे पुराना वृत्तांत है। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली व्यापारियों ने तटीय नगरों में व्यापारियों का जाल स्थापित किया। देखिए, 15वीं शताब्दी यानी 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया था, एक पुर्तगाली था, तो उसने समुद्र के रास्ते जो है भारत की खोज की थी और फिर यहाँ पर उसने अपना जो है व्यापार पुर्तगालियों ने यहाँ पर अपना स्थापित किया था। पुर्तगाली राजा भी सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट धर्म प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में रुचि रखते थे। देखिए, जो पुर्तगाली राजा थे वो भी जो है ईसाई धर्म के प्रचार में अपनी रुचि रखते थे। 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाला शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा था। अब जो भी शिष्टमंडल यानी जो भी दूत यहाँ पर आए 16वीं शताब्दी में, उनका जो है क्या था मकसद, व्यापार करना और साम्राज्य का निर्माण करना। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत उत्सुक था। देखिए, जो अकबर था वो इन जेसुइटों से बहुत प्रभावित हुआ, वो ईसाई धर्म के बारे में जानने का इच्छुक था
उसने जेसुइट पादरियों को यहाँ पर आमंत्रित किया और एक दूत मंडल गोवा भी भेजा। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा और लगभग 2 वर्ष तक रहा। अब जो ये जेसुइट पादरी यहाँ पर आए, जो भी ईसाई पादरी मुगल दरबार में आए 1580 में सबसे पहले, तो वे 2 साल तक यहीं रहे और जेसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की और उसके गुणों के विषय में उनसे वाद विवाद हुआ। अब जो पादरी थे उन्होंने अकबर को अपने धर्म के बारे में बताया और जो है वाद विवाद मतलब बातचीत होती थी उसके बारे में अकबर से। वो अपने गुणों को बताते थे कि भाई ईसाई धर्म के क्या क्या गुण हैं। लाहौर के मुगल दरबार में 2 शिष्टमंडल और आए 1591 और 1595 में। पादरियों के ईसाइयों के ये शिष्टमंडल थे। जेसुइट विवरण व्यक्तिगत प्रक्षेपण पर आधारित है, वह बादशाह के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। अब जो जेसुइट विवरण लिखा गया वो क्या दिखाता है, वो बादशाह के चरित्र को दिखाता है कि भाई जो मुगल बादशाह था उसका चरित्र किस तरह का था। सार्वजनिक सभा में जेसुइट लोगों को अकबर के शासन में काफ़ी नज़दीकी स्थान दिया गया। देखिए जो अकबर था वो जेसुइट जो पादरी थे, ईसाई पादरी थे, उनसे बहुत प्रभावित था और उसने जो है उनको अपने दरबार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी दिया था। उसके साथ साथ वो जो है अब जो पादरी थे वो अभियानों में भी जाते थे, उसके बच्चों को शिक्षा भी देते थे और खाली समय में वो बैठकर उनके साथ बातचीत भी करते थे। जेसुइट विवरण मुगल काल में राज्य और अधिकारियों जन सामान्य जीवन के बारे में फारसी इतिहास में दी गई सूचना की पुष्टि करते हैं। अब जो इन पादरियों के जो भी विवरण है वो ये सारी चीज़ें बताते हैं फारसी में किस तरह से जो मुगल साम्राज्य था, उसके अधिकारी थे, उसका सामान्य जीवन किस तरह से चलता है, ये सारी चीज़ें जो हमें वहाँ पर उनके जो विवरण है उनसे पता चलता है। औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। अब जो है इन धर्मों के ऊपर कुछ प्रश्न भी उठे, वो क्या थे। जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति अकबर ने जो उच्च आदर प्रदर्शित किया उससे वो प्रभावित हुए। ईसाई धर्म सिद्धांतों में बादशाह की स्पष्ट दिलचस्पी की व्याख्या उन्हें अपने मत में बादशाह के धर्म परिवर्तन का संकेत देती है। अब क्या हुआ, जब अकबर ने इतना इंटरेस्ट लिया ईसाई धर्म को जानने का, वो इच्छुक था, तो ये जो पादरी यहाँ पर आए उन्होंने क्या समझा कि जो बादशाह है वो हमसे इतना प्रभावित है और वो अपने धर्म को यानी जो इस्लाम है उसको छोड़कर ईसाई बनना चाहता है। इसे पश्चिमी यूरोप में हावी धार्मिक असहिष्णुता के माहौल के प्रकाश में समझा। अब जो पश्चिमी यूरोप था वहाँ पर इस चीज़ को कैसे लिया गया कि भाई धार्मिक असहिष्णुता है ये, कि भाई राजा इस तरह से किस प्रकार जो है अपने धर्म का जो है परिवर्तन कर सकता है। मॉन्सेरोट ने टिप्पणी की कि राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की कि सभी को उसके धर्म के अनुपालन की अनुमति देकर उससे वास्तव में सबका तिरस्कार किया। अब देखिए जब उसने सारे धर्मों का इतना जो है अकबर ने जो है स्वीकार किया, सब धर्मों को महत्व दिया, तो एक जो लेखक हैं वो क्या लिखते हैं कि राजा को इस चीज़ की परवाह ही नहीं थी कि जब वो सारे धर्मों को जो है के पालन की अनुमति दे रहा है तो वो सबका तिरस्कार कर रहा है, मतलब इस्लाम का तिरस्कार कर रहा है। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर के तलाशने में फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमानों, हिंदू, जैन, फारसी, ईसाइयों के बीच अंतर धर्मीय वाद विवाद को जन्म दिया। अब जो है बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। फतेहपुर सीकरी का जो इबादत खाने में जो विद्वान थे वहाँ पर मुसलमान, हिंदू, जैन, फारसी, ईसाई था, तो ये सारे जब सभी धर्मों के लोग एक जगह पर रहते थे तो आपसी वाद विवाद भी इन लोगों के बीच में होता था। अकबर ने धार्मिक विचार, विभिन्न धर्मों के संप्रदायों के विद्वानों से प्रश्न पूछने और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में परिपक्व हुए। अब जो धार्मिक विचार थे अकबर के, वो किसी एक धर्म के बारे में नहीं थे, वो सब धर्मों के बारे में जो है जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे। धीरे धीरे वह धर्मों को समझने के रूढ़िवादी तरीकों से दूर प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित देवी देवता के स्वकल्पित विभिन्न दर्शन ग्राही रूप की ओर आगे बढ़ा। अब जो राजा था उसने क्या किया कि धीरे धीरे सारे जो धर्म थे उनके जो रूढ़िवादी तरीके थे उनको छोड़कर जो प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित, मतलब जो देवी देवताओं का जो एक रूप है उसको ग्रहण करने के बारे में उसने सोचा। उसने कहा कि जो किसी भी धर्म की जो रूढ़ियाँ हैं, जो पुराने विचार हैं, उनका मनुष्य को जो है त्याग कर देना चाहिए। सॉरी हमारी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन चैप्टर को जो है कंप्लीट करना था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो की मिल जाए।